Hello learners, today I am going to analyze the essay on running after one's hat which was written by G.K. Chesterton, who was an English writer, philosopher, lay theologian and literary and art critic. He has been referred as to the Prince of Paradox. G.K. Chesterton को Prince of Paradox कहा जाता है. What is paradox? Paradox is a literary term in which two contrary words or statement put together to make a self-contradictory statement. For example, war is peace. तो ये sentence देखो, war is peace. War and peace both are the contradictory words and put together to make a self-contradictory statement. तो जहाँ पे दो self-contradictory statement या वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? पैराडॉक्स. तो जीके चेस्टरटन जो थे इसके प्रिंस माने जाते हैं. उन्होंने अपने एसेज में इस तरह की पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज़ की है. ये जो इनका एसे ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट, इसमें भी इन्होंने पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज़ की है. चेस्टरटन वॉज बॉर्न ऑन May 29, 1874 in Camden Hill in Kensington, London. He was the son of Mary Louise Nee Grosjean and Edward Chesterton. Chesterton was educated at St. Paul's School, then attended the Slade School of Art to become an illustrator. तो इन्होंने अपने एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल से ली. Then he attended Slade School of Art. The Slade is a department of University College London, where Chesterton also took classes in literature but did not complete a degree in either subject. तो इन्होंने Slade यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की एजुकेशन ली, पर इन्होंने कोई कंप्लीट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में नहीं ली. चेस्टरटन मैरिड फ्रांसिस ब्लॉग इन 1901. The marriage lasted the rest of his life. Chesterton died of congestive heart failure on the morning of 14th June 1936 at his home in Beaconsfield, Buckinghamshire. तो यहाँ पे 1936 में इनकी हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई थी. His notable works: The Napoleon of Notting Hill, which was published in 1904. चार्ल्स डिकेंस पे इन्होंने एक क्रिटिकल स्टडी लिखी थी विच वॉज पब्लिश इन 1906. द मैन हु वॉज थर्सडे एंड ऑर्थोडॉक्सी, ये जो दो इनके ऐसे कलेक्शन थे वॉज पब्लिश्ड इन 1908. फादर ब्राउन स्टोरीज इन्होंने लिखा था विच वॉज पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1910 टू 1935. एंड एवर लास्टिंग मैन. तो ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे. सो लेट्स गो थ्रू द एसे ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट. तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं. ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट का मतलब होता है कि अपनी टोपी के पीछे भागना. तो यहाँ पे इन्होंने पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज़ करते हुए ये दिखाया है कि जब लोग अपनी टोपी के पीछे भागते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है? मोकिंग होती है, ह्यूमरस होती है. जो व्यक्ति जिसकी टोपी हवा से उड़ने लगती है और जब वो अपनी टोपी के पीछे भागता है तो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करता है. उसको लगता है कि लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे. लेकिन पोइट ने यहाँ पे उसको पॉजिटिवली लिया है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव थिंकर थे. हर चीज़ को ये पॉजिटिव एंगल से देखते थे. चाहे कितनी भी नेगेटिव चीज़ हो, हर चीज़ को का ये पॉजिटिव एंगल देखते थे. तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कैसे लोग अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं जब उनकी टोपी उड़ने लगती है. तो बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने इसको कंपेयर किया है और लास्ट में अल्टीमेटली ये फाइनल सोल्यूशन इन्होंने दिया है कि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो क्या होती है? फुल ऑफ मोक से भरी हुई होती है. कॉमिक क्रिएचर, क्योंकि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? कॉमिक क्रिएचर होते हैं. वो पैदा ही होते हैं कॉमेडी करने के लिए. ठीक है, वो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब क्या होता है? कॉमिक होता है. तो इन्होंने इस एक्टिविटी को बहुत सारी एक्टिविटीज़ से कंपेयर किया है इस एसे में. तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया? आई फील एन ऑलमोस्ट सेविज एनवी ऑन हियरिंग दैट लंडन हैज़ बीन फ्लडेड in my absence while I am in mere country. तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ये लंदन के रहने वाले थे. तो जब ये किसी दूसरी कंट्री में थे उस समय लंदन में बाढ़ आई थी. फ्लडेड, लंदन वॉज फ्लडेड. तो वहाँ पे जब बाढ़ आई तो वहाँ वो प्रेजेंट नहीं थे. तो यहाँ पे वो अपनी एनवी शो कर रहे हैं. उनको बुरा लग रहा है इस बात का. वो ईर्ष्या कर रहे हैं कि जब लंदन में बाढ़ आई तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं था.
तो जब बाढ़ आती है कहीं भी तो वो सिचुएशन कैसी होती है, सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब चीज़ बर्बाद हो जाता है, तो लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं बाढ़ या कोई भी आपदा को लेकर के। लेकिन यहाँ पे इसमें भी वो पॉजिटिव व्यू देख रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो जो सीनरी है वो कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। लाइक वेनिस सिटी इटली की जो पानी के बीच में बसी हुई है, तो वो कितनी खूबसूरत लगती है वेनिस। तो वैसा ही लंदन भी दिखाई दे रहा होगा जब बाढ़ आई होगी। तो इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे क्यों नहीं था, आई एम इन द मेयर कंट्री, माई ओन बेटर सी, ये सिटी है लंदन की जहाँ पे बाढ़ आई थी। बेटर सी हैज़ बीन, आई अंडरस्टैंड, पर्टिकुलरली फेवर्ड एज मीटिंग ऑफ द वाटर्स। तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रहे हैं कि बेटर सी में जब बाढ़ आई होगी तो वो क्या बन गया होगा, मीटिंग ऑफ द वाटर्स। वहाँ पे पूरे पानी से पूरा भर गया होगा, मीटिंग पॉइंट बन गया होगा वाटर का। बेटर सी वॉज ऑलरेडी, एज आई नीड हार्डली से, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ह्यूमन लोकेलिटीज़। और बेटर सी ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, और जब वहाँ पे स्प्लेंडेड बाढ़ आई होगी तो वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। मस्ट बी समथिंग क्वाइट इनकम्पेरेबल इन द लैंडस्केप, मतलब इतना सुंदर कि कोई तुलना ही नहीं होगी, या तुलनीय खूबसूरत लग रही होगी मेरी जो सिटी है बेटर सी मस्ट बी अ विजन ऑफ वेनिस, है ना। किसकी तरह लग रही होगी, वेनिस सिटी की तरह लग रही होगी। इटली का वेनिस शहर देखें ना, जो पानी से भरा हुआ है। द बोट दैट ब्रॉट द मीट फ्रॉम द बचर्स मस्ट हैव शॉट along the lanes of rippling silver with the strange smoothness of the गोंडोला जो पतली सी नाव होती है, केरल में देखी होगी, जो नाव की जो कंपटीशन होता है नाव चलाने का, तो वो पतली सी गोंडोला होती है नाव, तो वो चल रही होगी। जो बचर्स होते हैं वो अपने सामान जो है वो किस में ला रहे होंगे, गलियों में, गोंडोला में वो ट्रैवल करते हुए, बोटिंग करते हुए वो सामान यहाँ से वहाँ ले जा रहे होंगे। जो ग्रीन ग्रॉसर्स होंगे, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सेल करते हैं, वो अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किस में लेकर आ रहे होंगे, इसी गोंडोला में वो बोटिंग करते हुए ला रहे होंगे। देयर इज़ नथिंग सो परफेक्टली पोइटिकल एज एन आइसलैंड। तो वो इतना परफेक्ट दिख रहा होगा वो जब बाढ़ आई होगी यहाँ पे। तो देखो ये बाढ़ को कितनी पॉजिटिवली ले रहे हैं। हमारे यहाँ जब बाढ़ आती तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन बाढ़ तो नेचुरल है, वो तो आनी ही थी। तो क्यों ना हम उसमें खुश हो, उसकी ब्यूटी को देखें, उसके अलग साइड को देखें। तो ये पॉजिटिव साइड को देखते थे हर चीज़ की। एंड व्हेन अ डिस्ट्रिक्ट इज़ फ्लडेड इट बिकम्स एन आर्कीपेलागो। तो ये इनको कैसा लग रहा है, आर्कीपेलागो मीन्स वो द्वीप समूह जो पानी के बीच में बसा हुआ होता है, द्वीप समूह के जैसा लग रहा होगा मेरा शहर। Some consider such a romantic views of flood or fire slightly lacking in reality, but really this romantic view of such an inconvenience is quite as practical as the other. तो कुछ लोग क्या कंसिडर करते हैं कि ये रोमांटिक व्यूज़ ऑफ फ्लड और फायर स्लाइटली लैकिंग इन रियलिटी, तो रियलिटी में बहुत कम लोग ही इसको क्या जो है इन्जॉय करते होंगे, मोस्टली लोग इसको नेगेटिवली ही लेते होंगे। बट रियली दिस इज़ रोमांटिक व्यू ऑफ सच इनकन्वीनियंस मतलब जिसमें असुविधा हो, परेशानी हो। तो ज़रूर इसमें थोड़ी बहुत असुविधा होती है, लोगों को परेशानी होती है, पर अगर इसके अदर साइड को देखें तो ये बहुत ब्यूटीफुल भी होता है जब बाढ़ आती है। The true optimist who sees in such a thing an opportunity for enjoyment is quite as logical and much more sensible than the ordinary. तो जो ऑप्टिमिस्टिक होगा, जो ट्रू ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा, आशावादी, वो इसमें भी अपनी इन्जॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा, जबकि जो ऑर्डिनरी लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसमें भी अपना दुख ही ढूंढेंगे। The real pain, as in the case of being burnt at Smithfield or having a toothache, is a positive thing. तो जो कुछ लोग, बहुत कम लोग ही, बहुत रेयर लोग ही होंगे ऐसे जो being burnt at स्मिथफील्ड क्या है, एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है चीन की। तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग कंपनी मतलब वहाँ पे हीट होगी, उस हीट में जलना या फिर किसी के टूथ दांतों में दर्द होना, तो उससे बहुत कम लोग ही उसको एंजॉय करते होंगे, मोस्टली लोग उससे परेशान होते होंगे, इरिटेट होते होंगे। तो इट कैन बी सपोर्टेड बट स्कार्सली एंजॉयड, बहुत कम लोग ही इसको एंजॉय करते हैं ना, मोस्टली लोग इसको इरिटेटिंग मानते हैं। बट आफ्टर ऑल
ऑल आवर टूथ एक्स आर द एक्सेप्शन। तो जो टूथ एक है, जो दांतों में दर्द है, वो हमेशा तो नहीं होता, कभी कभी होता है। और ये स्मिथफील्ड में भी जो जलना ये भी हमेशा नहीं होता, ओनली हैपन्स टू अस एट द वेरी लॉन्ग इंटरवल्स, है ना, बहुत दिनों बाद हमको ये सिचुएशंस फेस करनी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट मेक मैन स्वेयर और वुमेन क्राई आर रियली सेंटिमेंटल और इमेजिनेटिव इनकन्वीनियंस, थिंग्स ऑल टुगेदर ऑफ द माइंड। तो ये जो इनकन्वीनियंस होती है, ये जो परेशानियाँ होती है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं होती, ये हमारे माइंड में बनाई हुई चीज़ें ही होती है। कोई भी सिचुएशन अगर सामने है तो हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या उसको नेगेटिवली ले रहे हैं, उसके पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं या नेगेटिव साइड को देख रहे हैं, ये सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे माइंड पे, ये हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। For instance, we often hear grown-up people complaining of having to hang about a railway station or wait for the train। तो यहाँ पे ट्रेन का जब वेट करते हैं तो दो लोगों की यहाँ पे बात बता रही है। एक ग्रोन अप पीपल, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, जो लाइफ की सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए होते हैं, और जो छोटे स्मॉल बॉयज़ होते हैं, छोटे बच्चे, तो ट्रेन का जब वेट करते हैं तो बड़े लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेन का वेट करना पड़ रहा है और अभी तक ट्रेन आई नहीं है। वहीं जो छोटे बच्चे होते हैं वो उस समय को भी इंजॉय करते हैं, उनको उसमें भी मज़ा आता है। तो ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू देखने का कि ट्रेन तो लेट दोनों के लिए हो रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसको इंजॉय करते हैं, ट्रेन लेट होना भी उनके लिए मज़ेदार है। कंप्लेन ऑफ हैंग अबाउट रेलवे स्टेशन एंड वेट फॉर ट्रेन। नो फॉर टू हिम टू बी इनसाइड अ रेलवे स्टेशन इज़ टू बी इनसाइड अ cavern of wonder and a place of palace of poetical pleasures। तो यहाँ पे ट्रेन के लिए वेट करना भी एक जो ऑथर है उनके लिए पोइटिकल प्लेजर्स के समान है, उसमें भी उनको मज़ा आता है। बिकॉज टू हिम द रेड लाइट एंड द ग्रीन लाइट ऑन द सिग्नल आर लाइक अ न्यू सन। क्योंकि उनके लिए ट्रेन का ग्रीन सिग्नल देखना या रेड सिग्नल देखना उनके लिए क्या होता है, लाइक अ न्यू सन एंड अ न्यू मून, कि न्यू सन आ रहा है, न्यू मून आ रहा है। तो लाइट जब चेंज होती है रेड और ग्रीन में तो उनको ऐसा लगता है कि न्यू सन आया, न्यू मून आया। तो बच्चे जो है उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और ऑथर भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो उस चीज़ के लिए बोर नहीं होते, इरिटेट नहीं होते कि ट्रेन लेट क्यों हो रही। बिकॉज टू हिम व्हेन द वुडन आर्म ऑफ द सिग्नल falls down suddenly it is as if a great king and thrown down his staff as a signal and started a shrieking टूर्नामेंट ऑफ ट्रेन्स। तो जब जैसे ही रेड ग्रीन लाइट जलती है तो ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। तो जैसे टूर्नामेंट होता है तो जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स के लिए गेम स्टार्ट करने से पहले जो किंग होता है वो सिग्नल देता है, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। तो वो उनको एक गेम जैसा लग रहा है कि जैसे ही सिग्नल आएगा ट्रेन चलने लगेगी, रेड सिग्नल आएगा ट्रेन रुक जाएगी। तो ये एक टूर्नामेंट की तरह उनको लगता है, तो उसमें भी उनको मज़ा आ रहा है। आई माई सेल्फ आई एम ऑफ लिटिल बॉयज़ हैबिट इन दिस मैटर। तो इस मैटर में मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ, मतलब उनको ये मज़ा आता है कि ट्रेन लेट हो रही है, तो इस चीज़ में भी वो उनको मज़ा आता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फॉर द 2:15 their meditations may be full of rich and fruitful things. Many of the most purple hours of my life have been passed at Clapham Junction, which is now I suppose underwater। तो ये बता रहे कि मोस्टली उनका जो जर्नी रहा है, जो जंक्शन रहा है, वो कहाँ पे रहा है, अंडर वाटर। आई हैव बीन देयर इन मैनी मूड्स ऑफ फिक्स्ड एंड मिस्टिकल दैट द वाटर माइट well have come up to my waist before I noticed it particularly। तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे अंडरग्राउंड तो जो वाटर था उनके वेस्ट के ऊपर आ चुका था। बट इन द केस of all such annoyances as I have said, everything depends upon the emotional point of view। तो उसमें भी वो इरिटेट नहीं हो रहे क्योंकि उनको पता है कि सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती, हमारे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती। सिचुएशन कैसी भी हो उसको कैसे हैंडल करना है वो कौन डिसाइड करता है, हमारे इमोशंस, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें। यू कैन सेफली अप्लाई द टेस्ट to almost every one of the things that are currently talked of as the typical nuisance of daily life। तो जो typical nuisance हमारे डेली लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, सुबह से लेकर रात तक छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो ये हमारी सिचुएशन, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू
मैटर करता है कि हम छोटी से छोटी चीज़ों को कितना बड़ा कर ले और कितनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को ऐसे ही हैंडल कर ले एडवेंचर की तरह. For instance, there is a current impression that it is unpleasant to have to run after one's head. अब यहाँ पे देखो हेड की बात हो रही कि फॉर इंस्टेंस इट इज़ करंट इम्प्रेशन दैट इट इज़ अनप्लीजेंट टू हैव टू रन आफ्टर one's head. कि जब हवा चलती किसी की टोपी उड़ जाती है तो उसके पीछे भागना बहुत अनप्लीजेंट होता है दूसरे लोगों के लिए. वाई शुड इट बी अनप्लीजेंट टू वेल ऑर्डर्ड एंड पायस माइंड. तो जो पायस माइंड है वो कभी इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि उसके अपनी टोपी के पीछे भागना कोई अनप्लीजेंट है या ह्यूमिलिएटेड एक्टिविटी है. नॉट मेयरली बिकॉज इट इज़ रनिंग एंड रनिंग एग्जॉस्ट वन. तो उसके पीछे भागना और भागना लोगों को परेशान कर देता है, लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. द सेम पीपल रन मच फास्टर इन गेम. और वही व्यक्ति जो अपनी टोपी के पीछे भागने में इतना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है, जब कोई स्पोर्ट होता है, कोई गेम होता है तो उस बहुत फास्ट भागता है, तब वो एग्जॉस्टेड फील नहीं करता. The same people run much more eagerly after an uninteresting little leather ball. जब लिटिल छोटी सी लेदर की बॉल होती है उसमें कोई इंटरेस्ट की भी बात नहीं, उसके पीछे कैसे भागता है. लेकिन अपनी सिल्क की टोपी जो कि बहुत ब्यूटीफुली, पता नहीं कितनी कॉस्टली होगी उसकी जो कैप है, तो उसके पीछे क्यों नहीं भाग सकता, ज़रूर भाग सकता है. तो ये कोई ह्यूमिलेटिंग एक्टिविटी कैसे हो गई. देयर इज़ एन आइडिया दैट इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग टू रन आफ्टर वंस हैड एंड व्हेन पीपल से इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग दे मीन दैट इट इज़ कॉमिक. तो अगर लोग कह रहे हैं कि ये ह्यूमिलिएटेड है, इसका ये मतलब नहीं कि ये शर्मनाक है. इट इज़ कॉमिक क्योंकि मज़ा आता है लोगों को देखने में, लोग हंसते हैं कि कैसे ये अपनी टोपी के पीछे भाग रहा है. तो ये कॉमिक है, ना कि शर्मसार कर देने वाली कोई एक्टिविटी. इट सर्टेनली इज़ कॉमिक बट मैन इज़ अ वेरी कॉमिक क्रिएचर. ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं यहाँ से. मैन इज़ अ वेरी कॉमिक क्रिएचर. ठीक है, मैन क्या है, कॉमिक क्रिएचर है. वो कॉमेडी करने के लिए आया, लोगों को हंसाने के लिए, खुद हंसने के लिए वो यहाँ पे आया. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही डज आर कॉमिक. ईटिंग और इंस्टेंस जो भी करता है वो मोस्टली कॉमिक चीज़ें करता है इंसान. एंड द मोस्ट कॉमिक थिंग्स ऑफ ऑल आर एग्जैक्टली द थिंग्स दैट आर मोस्ट वर्थ डूइंग. तो मोस्ट जो कॉमिक चीज़ है, ह्यूमिलिएटिंग चीज़ है, सच एज मेकिंग लव. अ मैन रनिंग आफ्टर अ हैट इज़ नॉट हाफ सो रिडिक्यूलस एज अ मैन रनिंग आफ्टर अ वाइफ. तो यहाँ पे आप कंपेयर करें कि एक टोपी के पीछे भागना उतना ह्यूमिलिएटिंग नहीं है जितना कि एक वाइफ के पीछे भागना. नाउ अ मैन could, if he felt rightly in the matter, run after his hat with the manliest ardor and the most sacred joy. तो वो अगर भागता है अपनी टोपी के पीछे तो उसको बहुत खुशी से भागना चाहिए, उसको उस सिचुएशन को इंजॉय करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए. ही माइट रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ जॉली हंट्समैन परस्यूइंग अ वाइल्ड एनिमल. तो जब कोई उसको ये सोचना चाहिए कि वो एक वाइल्ड एनिमल का को परस्यू कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. फॉर सर्टेनली नो एनिमल कुड बी वाइल्ड, क्योंकि कोई एनिमल वाइल्ड तो होता नहीं है. In fact, I am inclined to believe that hat hunting on windy days will be the sport of the upper classes in the future. तो ये पोइट जो ऑथर है वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो एक्टिविटी अपनी टोपी के पीछे भागने वाली, हो सकता है फ्यूचर में जो अपर क्लास के लोग हों वो उसको एज अ स्पोर्ट ले. विंडी डेज़ में जब विंडी डेज़ आएंगे तो लोगों की टोपी उड़ेगी और लोग अपनी अपनी टोपी के पीछे भागेंगे और इन्जॉय करेंगे. तो वो एक स्पोर्ट्स जैसा हो सकता है, अपर क्लास के लोग फ्यूचर में उसको enjoy करें. देयर विल बी अ मीट ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑन सम हाई ग्राउंड ऑन अ गस्टी मॉर्निंग. तो गस्टी मॉर्निंग में सब हाई ग्राउंड के जो लोग होंगे, लॉर्ड एंड लेडीज़, वो सब इकट्ठा होंगे और को एज अ स्पोर्ट इन्जॉय करेंगे. दे विल बी टोल्ड दैट द प्रोफेशनल अटेंडेंट्स हैव स्टार्टेड अ हैट इन सच एंड सच thicket or whatever be the technical term. Notice that the employment will in the fullest degree combine sport with humanitarianism. The hunter would feel that they were not inflicting pain. ने दे वुड फील दैट. तो जो हंटर होंगे, हंटिंग करेंगे, किसकी हंटिंग, टोपी की, तो वो उनके अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लिक्शन नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि वो तो इन्जॉय कर रहे हैं. किसका हंटिंग कर रहे हैं, किसकी हंटिंग कर रहे हैं, वो अपनी कैप की. अपॉन द पीपल हु आर लुकिंग ऑन. व्हेन लास्ट आई सॉ एन ओल्ड जेंटलमैन रनिंग आफ्टर हिज हैट इन हाइड पार्क, आई टोल्ड हिम दैट अ
so benevolent as his ought to be filled with peace and thanks at the thought of how much unaffected pleasure his every gesture. तो अब यहाँ पे वो उसको एक जब इन्होंने एक ओल्ड मैन को हाइड पार्क में जब अपनी टोपी के पीछे भागते हुए देखा तो वो इन्जॉय कर रहे थे, उनको अपने मन में पीसफुल वो फील कर रहे थे, थैंक्स फील कर रहे थे उनके लिए. एंड गेस्चर एंड बॉडीली एटीट्यूड वर एट द मोमेंट गिविंग टू द क्राउड. The same principle can be applied to every other typical domestic worry. तो ये सेम चीज़ें जो उन्होंने ऊपर बताई, जैसे जब फ्लड आया था लंदन में तो वो उसको उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, या किसी की टोपी उड़ जाए उस चीज़ को एंजॉय कर रहे, तो मतलब इन्होंने हर ट्रेन लेट हो रही उस चीज़ को एंजॉय कर रहे. तो इसी तरह की चीज़ें क्या होनी चाहिए हमारे टिपिकल डोमेस्टिक लाइफ में, जो अभी छोटी मोटी वरीज होती हैं उन सबको हमको पॉजिटिव ले लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए. अ जेंटलमैन ट्राइंग टू गेट अ फ्लाई आउट ऑफ मिल्क, एक जेंटलमैन जो है जो अपनी मिल्क से एक मक्खी निकालने में इरिटेट फील कर रहा है, या किसी की वाइन के ग्लास में कोई कॉर्क का टुकड़ा गिर गया है तो उसको निकालने में इरिटेट. तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम इरिटेट होने लगते हैं, जबकि हम चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं. लेट हिम थिंक फॉर अ मोमेंट. तो जो ऐसे व्यक्ति जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके इरिटेट हो रहे हैं उसको उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए. हु पेशेंसली एंगलर, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो बहुत देर तक डार्क पूल्स पे बैठे हुए होते हैं, अपना शिकार वो डाल के पेशेंटली बैठे हुए होते हैं, लेकिन इमीडिएटली इरिटेटेड विद ग्रेटिफिकेशन एंड रिपोज. लेकिन जब कोई मछली नहीं पकड़ में आती तो वो इरिटेट होने लगते हैं. तो वो पेशेंस होता है उनके अंदर, बहुत देर तक बैठने के बाद जब मछली नहीं आती तो वो इरिटेट होते. लेकिन एक मिल्क से मक्खी निकालना या कॉर्क का टुकड़ा निकालना वाइन से, ये तो छोटी सी बात है, उसके लिए हम इरिटेट हो जाते हैं. अगेन आई हैव नोन some people of very modern views driven by their distress to the use of theological term to which they attached no doctrinal significance merely because a drawer of jammed tight and they could not pull it out. तो जब हम अपना ड्रॉर खोल देते हैं और वो टाइट हो जाता है, ड्रॉर खुलता नहीं, तो हम इरिटेट होने लगते हैं. और अगर उस ड्रॉर की जगह पे हमारे सामने हमारा दुश्मन होगा तो हम उसको कितनी ताकत से मारेंगे, तब हम इरिटेट नहीं होते. लेकिन जब हमको ड्रॉर खोलना होता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है. हम चाहे तो उसको इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को, और चाहे तो हम इरिटेट हो सकते हैं. इमेजिन दैट यू आर टगिंग अप अ लाइफ बोट आउट ऑफ द सी. इमेजिन दैट यू आर रॉपिंग अप द फेलो creature out of the alpine crevasse. Imagine even that you are a boy again and engaged in a tug of war between French and English. Shortly after saying this, I felt him, but I have no doubt at all that my words bore the best possible fruits. तो अब यहाँ पे I have no doubt that every day of his life he hangs on the handle of that drawer with a flushed face. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर दुश्मन हमारे सामने है, फाइट करना हो, तब हम अपनी पूरी पावर लगा देंगे और उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, उसको एडवेंचर की तरह एंजॉय करेंगे. लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ें हमको अपनी लाइफ में करना होता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं करते हैं, इरिटेट होने लगते हैं. एंड seeming to hear all round him the roar of an applauding ring. So I do not think that it is altogether fanciful or incredible to suppose that even the floods in London may be accepted and enjoyed poetically. And जब लंदन में फ्लड आया तो उसको पोइटिकली इंजॉय किया गया. Nothing beyond inconvenience seems really to have been caused by them, and inconvenience, as I have said, is only one aspect. तो अब यहाँ पे inconvenience जो हमारे लिए असुविधा होती है उसकी इन्होंने यहाँ पे definition दी है. that क्या कही इन्होंने, and that the most unimaginative and accidental aspect of a really romantic situation. An adventure is only an inconvenience rightly considered. These are important lines. An adventure is only an inconvenience rightly considered. An inconvenience is only an adventure wrongly considered. तो वो हमारी कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है कि हम अपनी इनकन्वीनियंस को एडवेंचर की तरह लें, जो हमारे साथ परेशानियाँ आ रही हैं उसको हम एक एडवेंचर की तरह ट्रीट करें, या फिर अपनी लाइफ के एडवेंचर को हम इनकन्वीनियंस बना लें, अपनी परेशानी बना लें. तो वो टोटली डिपेंड करता है हमारी कंसिडरेशन पे कि हम उसको कैसे
ले रहे हैं. The water that girdled the houses and shops of London must, if anything, have only increased their previous witchery and wonder. For as the Roman Catholic priest in the story said, Roman Catholic priest ने स्टोरी में क्या कहा था, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने की जो स्टोरी थी उसमें इन्होंने ये कहा था, वाइन इज़ गुड विद एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर एंड ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल वाटर इज़ गुड विद एवरीथिंग. तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमरस लाइन यूज़ की है, वाइन इज़ गुड विद एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर. क्या कहा है, वाइन जो है सबके साथ अच्छी है, सिर्फ पानी के साथ नहीं, मतलब प्योर वाइन की बात करें. एंड ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल वाटर इज़ गुड विद एवरीथिंग, पानी भी सबके साथ सही है एक्सेप्ट वाइन. तो यहाँ पे इन्होंने ह्यूमरस लाइन यूज़ करते हुए पैराडॉक्सिकली ये ऐसे इन्होंने समझाने की कोशिश की है. तो इसका ओवरऑल जो मॉरल जो मैसेज है वो क्या निकलता है कि हमें कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको इनकन्वीनियंसिंग नहीं मानना है, परेशानी नहीं मानना है, उसको एंजॉय करना है, नेगेटिव साइड को नहीं देखना है, पॉजिटिव साइड को देखना है. सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द एसे एंड दिस इज़ द समरी ऑफ द एसे. आई होप यू कुड अंडरस्टैंड. थैंक यू.